हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 9 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क, जलवायु मॉडल सटीकता और उसकी सीमाएं, सेनेका ड्रम, गैस बुलबुले का रहस्य। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, रसायन विज्ञान के नए उपयोगों के लिए जगह बनाना। 3 रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं उनको धातु कार्बनिक जो फ्रेमवर्क है उसे बनाने के लिए सम्मानित किया गया है, जिनके उपयोग के जो मामले हैं हाल ही के दिनों में उल्लेखनीय जो वृद्धि है वो देखी गई है। तो जो ये न्यूज़ है वो क्या है? 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने रसायन विज्ञान की जो दुनिया है उसमें एक नई लहर को पैदा कर दिया है। जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जो रसायन विज्ञान है उसको नोबेल पुरस्कार जापान के सुसुम किटागावा यानी कि जो क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से, अमेरिका के ओमार एम यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, उनको जो है संयुक्त रूप से यह प्रदान किया गया है। और जो ये सम्मान है उनके धातु कार्बनिक जो फ्रेमवर्क है यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ऑफ MOFS, इसके विकास के लिए जो है इन्हें यह दिया गया है। यह एक ऐसी क्रांतिकारी जो तकनीक है जो कि जो अणु होते हैं उनको आपस में जोड़कर विशाल जगह की जो यानी कि जो कैविटी है वाली जो संरचनाएं होती हैं उनको बनाते हैं। और इन संरचनाओं को मॉलिक्यूल्स स्पंज या फिर डिज़ाइनर जो स्पंज है वो कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे दिखने वाले लेकिन अंदर से विशाल भंडारण जो क्षमता है वो रखने वाले होते हैं। तो जो ये पुरस्कार है न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि यह वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जल का संकट और जो स्वास्थ्य है उसके समाधान के लिए कई जगह नए अवसर बनाने का भी एक मौका है। हाल ही के वर्षों में 2024 और 25 के बीच में MOFS के जो उपयोग हैं उनमें वृद्धि देखने को मिली है, जो कि पर्यावरण से लेकर चिकित्सा तक फैली हुई है। तो जो MOFS ये क्या है और यह किस प्रकार से काम करता है? तो जो MOFS है यह एक धातु आयन है, यानी कि जैसे जिंक है, कॉपर है या फिर आयरन है, और कार्बनिक जो लिंकरो है जैसे कि जो कार्बन आधारित अणु हैं उनसे बना एक जो क्रिस्टलीय छिद्रपूर्ण यानी कि जो पोराउज है उसकी सामग्रियां हैं। और यह धातु जो क्लस्टर है उसको जैविक लिंकरों से जोड़कर 3D नेटवर्क बनाती है, जिसमें नैनो स्तरीय जो क्षेत्र हैं यानी कि जो पोरस हैं वे होते हैं। जो इनकी सतह का जो सरफेस है उसकी इतनी विशाल होती है कि 1 ग्राम जो MOS है उसमें फुटबॉल स्टेडियम जितनी जो सतह है वो समा सकती है। तो इसके विकास की कहानी को जाने तो 1989 में जो रॉबसन है उसने कॉपर आयन और जो 4 हाथ वाले अणु हैं उनसे पहली MOF जो बनाई, जो कि हीरे जैसी जो संरचना है उसके जैसी थी लेकिन वह अस्थिर थी। और 1990 के दशक में किटागावा और यागी ने इसे स्थिर बना दिया जैसे कि MOF5। और अब जो है यह जो है 1 लाख से अधिक MOF जो हैं वो ज्ञात हैं। और अगर बात करें इसके मुख्य गुणों की तो इसके अंदर ऊंची छिद्रता है, स्थिरता है और जो इसका अनुकूलन है उसकी क्षमता भी है। इन्हें रेटिकुलर केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जहाँ पर अणुओं को सिलाई की तरह जो है वो जोड़ा जाता है। जो नोबेल समिति है उसने कहा है कि ये फ्रेमवर्क गैसों और जो रसायन है उसके प्रवाह के लिए
विशाल स्थान प्रदान करते हैं, जो कि पहले असंभव था। लेकिन यह जो मॉलिक्यूल्स का आर्किटेक्चर है इसके, या फिर जो हरमाइन्स ग्रेंजर हैं उनके बायटम लेंस बैग जैसी जो है यह लगती है, यानी कि बाहर छोटी और अंदर जो है अनंत। तो हाल ही में जो है इसका जो उपयोग हुआ है उसके बारे में जानें। तो 2024 से 25 में तेज़ी से जो है ये बढ़ रहे हैं, खासकर जलवायु और जो स्वास्थ्य का एरिया है उसके अंदर। जो ID टीच एक्स है उसकी रिपोर्ट के अनुसार MOF बाजार 2025 से 35 में 40% की जो कार्य है वो बढ़ जाएगा, मुख्यतः रूप से कार्बन कैप्चर से। तो जो कार्बन कैप्चर या फिर पर्यावरण जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, विषैली गैसें जैसे जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन है उसको अवशोषित करना है। जो ऑर्गन्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में शोध में जो MOFS है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता है वो 100% तक बढ़ी है, और अमोनिया से जो मजबूत बंधन है वो भी बना है। जो न्यू एम स्टैंडर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने PFOA यानी कि फॉरएवर जो केमिकल्स हैं उनको 99% जो है वो हटा दिया है, और जो जलवायु का परिवर्तन है उस पर भी नियंत्रण, यानी कि जो औद्योगिक उत्सर्जन है उसमें 40% ऊर्जा की जो बचत है वो देखने को मिली है। जो जल का संचय है कि जो रेगिस्तानी हवाएं होती हैं उनसे पानी का निकालना, जो यागी की कंपनी है यानी कि जो अटोकोवो है उन्होंने प्रोटोटाइप जो है वो बनाए हैं। रात में जो है वो अवशोषण करते हैं और दिन में सूर्य से रिलीज हो जाते हैं। जो सूखे एरिया हैं उनमें पेयजल की जो HVAC सिस्टम है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो ऊर्जा भंडारण है यानी कि हाइड्रोजन और जो मीथेन है, स्टोरेज बैटरी जो लिथियम है आयन बैटरी में जो है वो MOFS से जिंक कम करके जो संरक्षण प्रतिरोध है उसको 4 गुना तक बढ़ा देता है। और जो स्वच्छ ऊर्जा है यानी कि ईंधन में इसकी जो दक्षता है वह चिकित्सा और जो ड्रग्स हैं उनकी डिलीवरी दवाओं में उनको जो है लक्षित डिलीवरी, कैंसर की थेरेपी या फिर जो पॉलीडोपाइन कोटेड MOFS से GSH कम करके जो फेरोटोसिस है यानी कि जो कैंसर सेल जो हैं मौत से होती हैं। और जो बायोसेंसर है उसमें प्रोटीन कोशिका इमेजिंग जो कम विषाक्तता है, यह स्टिक उपचार जैसे एंटीबायोटिक्स को हटाना शामिल है। और जो अन्य जल शुद्धिकरण है जैसे कि जो सेंसर्स हैं, उत्प्रेक्षण है, PFAS है उनको हटाना, भोजन की विषाक्तता की स्क्रीनिंग, AI से जो MOF है उसका डिज़ाइन, टोरंटो यूनिवर्सिटी या फिर जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सेंसर से पर्यावरण की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। तो इसको लेकर क्या चुनौतियाँ या फिर भविष्य में इससे आने वाली जो नीतियाँ हैं वह क्या रहेंगी। जो MOFS है इसकी स्थिरता, विशेषकर जो पानी है उसके अंदर और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन जो है एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन AI जैसे कि जो चैट MOF है या फिर 3D प्रिंटिंग से जो समाधान हो रहा है, यह भविष्य में ये जल संकट, ग्रीन एनर्जी और जो व्यक्तिगत चिकित्सा है उसमें क्रांति लाएंगे, जैसा कि नोबल समिति ने कहा है। जो ये सामग्रियां हैं कस्टम मेड कन्वेक्शन के नए अवसर प्रदान करती हैं। यह पुरस्कार साबित करता है कि जो रसायन विज्ञान है न केवल समझ को बढ़ाता है बल्कि समस्याओं का समाधान भी निकालता है। और विजेताओं को 11 मिलियन जो स्वीडिश क्रोना हैं यानी कि लगभग 8.7 करोड़ जो रुपए हैं वो मिलेंगे। लेकिन उनका योगदान मानवता के लिए जो है एक अमूल्य है। तो जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड या फिर इसी तरह की जो न्यूज़ थी इससे रिलेटेड जो PYQ है प्रीवियस ईयर के उनको देखें। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नैनो टेक्नोलॉजी है
उसके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी से लक्षित दवा का वितरण संभव होता है। दूसरा, जो नैनो पार्टिकल्स कैंसर उपचार में उपयोगी हैं। तीसरा, जो सिलिका एल्यूमिनिया जो सैरिया है नैनो पार्टिकल्स का उपयोग सिलिकॉन वापर्स के पॉलिशिंग में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो होगा डी 1, 2, 3, यानी कि उपरोक्त सभी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1 से 100 नैनोमीटर का जो पैमाना है उस पर पदार्थों की जांच करता है और हेरे फेर जो है उसको करता है। दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण में क्रांति ला सकती है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा सी, ए और बी दोनों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनके पर्यावरण या प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं यह जल के शुद्धिकरण में फिल्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नंबर 2, ये विषाक्तता का कारण बन सकते हैं यदि अनियंत्रित हो जाएं तो विकल्प रहेंगे ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा सी, ए और बी दोनों। आज का हमारा जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण संरक्षण में कैसे योगदान दे सकती है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो रहेगी सही प्रश्न पूछने के बारे में, जलवायु मॉडल कितने सटीक हैं। तो जो जलवायु मॉडल है उसकी जटिल जो गणितीय सिमुलेशन है जो कि वायुमंडल, जो महासागर हैं, भूमि, बर्फ़ की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अनुसरण करते हैं और जो उनकी सटीकता है यानी कि समय सीमा और जो मापदंड हैं उन पर भी निर्भर करता है। जो दीर्घकालीन रुझान है यानी कि जो मॉडल है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि और जो जलवायु परिवर्तन है उनके व्यापक रुझानों की भविष्यवाणी में काफ़ी सटीक है। उदाहरण के लिए IPCC का जो मॉडल है उसने 1990 का जो दशक है उससे वैश्विक तापमान में वृद्धि को जो है 0.1 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की जो सटीकता है उसके साथ अनुमानित किया है। यानी कि जो IPCC का मॉडल है उसने 1990 के दशक में वैश्विक जो तापमान है उसकी वृद्धि प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी सटीकता का अनुमान लगाया था। और जो अल्पकालीन और जो क्षेत्रीय भविष्यवाणियां हैं जैसे कि जो स्थानीय मौसम का पैटर्न है, वर्षा या फिर जो चरम घटनाएं हैं उनकी भविष्यवाणी में भी जो सटीकता है उसमें कम हो सकती है, क्योंकि ये जो है छोटे पैमाने की प्रक्रियाएं होती हैं और अराजकता पर जो है वो निर्भर करती हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय मॉडल है उनमें अनिश्चितता जो है वो 20 से 30% तक हो सकती है। और इसकी सीमाएं जो हैं वो क्या क्या रहती हैं? तो जो मॉडल है इसकी सटीकता उत्सर्जन के जो परिदृश्य हैं, बादल का गठन है, कार्बन चक्र जैसे जो कारक हैं उन पर निर्भर करती हैं, जिनमें अभी भी जो अनिश्चितताएं हैं वो मौजूद हैं। और जो नवीनतम CM1PC6 का जो मॉडल है पुराने मॉडलों की तुलना में बेहतर है, लेकिन पूर्ण सटीकता जो है अभी भी असंभव है। जो विश्वसनीयता है कि ऐतिहासिक डेटा जैसे कि हिंद कास्टिंग के साथ में तुलना में मॉडल 90% से अधिक विश्वसनीय पाए गए हैं।
विशेष रूप से जो वैश्विक औसत तापमान है उसके लिए कार्बन चक्र की जो अनिश्चितताएं हैं कि जलवायु मॉडल की जो सटीकता है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। ये अनिश्चितताएं विभिन्न प्राकृतिक और जो मानव जनित प्रक्रियाएं हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। तो जो भूमि कार्बन का अवशोषण है यानी कि जो लैंड कार्बन सिंक है उसके बारे में जानें तो जंगल, मिट्टी, वनस्पति जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो अनिश्चित है। उदाहरण के लिए जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं उनकी अवशोषण क्षमता जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई या फिर जो मिट्टी का क्षरण है उससे प्रभावित होती हैं। और जो इसकी अनिश्चितता है यानी कि जो मॉडल है उसमें भूमि कार्बन अवशोषण की जो दर है उसमें ±20 से 30% की जो भिन्नता है वो देखी जा सकती है। जो महासागर हैं वे कार्बन का अवशोषण, तो जो महासागर हैं वैश्विक जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लगभग 25 से 30% का अवशोषण करते हैं। लेकिन जो तापमान की वृद्धि है और अम्लीय जो एसिडिफिकेशन है इसकी क्षमता को कम कर सकते हैं। और जो इसकी अनिश्चितता है कि यह महासागरों की जो कार्बन अवशोषण दर है उसमें ±10 से 20% की जो अनिश्चितता है वो देखी जाती है। विशेष रूप से जो गहरे समुद्र होते हैं उनमें कार्बन का जो भंडारण है वहाँ से लेके, और जो परमाफ्रॉस्ट थाव जो है वो क्या करता है या फिर क्या होता है, तो जो गर्म जलवायु है उसमें परमाफ्रॉस्ट जमी हुई जो मिट्टी है उसके पिघलने से मीथेन यानी कि CH4 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 जैसी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो निकलती हैं। इनकी जो मात्रा है या फिर जो गति है उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। और अगर बात करें इसकी अनिश्चितता की तो जो मॉडल है परमाफ्रॉस्ट उत्सर्जन की भविष्यवाणी में 50% तक की जो अनिश्चितता है वो हो सकती है। तो जो जैविक रासायनिक चक्र है वो क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि से पौधों की वृद्धि, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी गतिविधि, कार्बन उत्सर्जन प्रभावित होते हैं। इन जो फीडबैक लूप को मॉडल में जो सटीक रूप है वह शामिल करना जटिल है। और अगर बात करें इसकी अनिश्चितता की तो जो इसके फीडबैक है उसकी तीव्रता में ±15 से 25 की जो भिन्नता है वो देखी जाती है। मानव जनित उत्सर्जन, भविष्य का जो उत्सर्जन है उसका परिदृश्य यानी कि जो RCPS है या फिर SSPS की जो नीतियां हैं जो कि तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास पर निर्भर करते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। और जो अनिश्चितता है कि उत्सर्जन पथ में 10 से 40% तक की जो भिन्नता है वो संभव हो सकती है। जो मॉडलिंग की सीमाएं हैं वो क्या हैं, तो जो विभिन्न मॉडल होते हैं, उदाहरण के लिए जो CM1P6 मॉडल है कार्बन चक्र के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से अनुसरण करते हैं जिससे कि जो परिणाम हैं उनमें असंगति आ जाती है। और जो अनिश्चितता है कि मॉडल टू मॉडल में भिन्नता 10 से 20% तक जो है वो पाई जा सकती है। इसके जो प्रभाव हैं कि ये अनिश्चितताएं जो हैं जलवायु मॉडल में CO2 की जो सांद्रता है या फिर जो तापमान में वृद्धि है उसके अनुमानों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कार्बन चक्र की जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण 2100 तक जो वैश्विक टेम्परेचर है उसमें वृद्धि के अनुमान में ±0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता को देखा जा सकता है। जो वैज्ञानिक सैटेलाइट डाटा होता है कि जो ग्राउंड की मॉनिटरिंग है और बेहतर मॉनिटरिंग जो तकनीकें हैं जैसे कि AI आधारित जो मॉडल है उसका उपयोग करके जो ये अनिश्चितताएं हैं इनको कम करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन्हें देखें। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन
जो फास्ट का थाव है उससे संबंधित है। फास्ट थाव से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो निकलती हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन में जो जलवायु के अंदर परिवर्तन होता है उसको तेज करती हैं। दूसरा, यह जो आर्कटिक एरिया है उसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे जो विकल्प हैं वो क्या रहेंगे? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा दोनों, ए और बी। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाफास्ट में जमा कार्बन का जो थाव स्रोत है वो बन जाता है, जो कि वैश्विक कार्बन बजट को प्रभावित करता है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये क्या है? ये सत्य है। तो हमारा आंसर रहेगा ए। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परमाफास्ट थाव का प्रभाव है? तो जो आर्कटिक है उसमें तापमान की वैश्विक औसत से 2 गुना तेज बढ़ रहा है, जिससे कि परमाफास्ट पिघल रहा है। और जो इसके विकल्प रहेंगे, इसमें भी यही बताना है कि कौन सा सत्य है या फिर असत्य है। तो हमारा जो आंसर रहेगा कि जो दिया गया है यह दिया गया जो तथ्य है वह बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो मेंस का जो क्वेश्चन रहेगा आज का, कि जलवायु परिवर्तन भारत का जो समुद्री सतह है उसमें वृद्धि और जो द्वीप राष्ट्र हैं उनके अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, क्या सैनिका के ड्रम जो सिर्फ डकारे हैं या फिर शोधकर्ताओं ने एक डील का अध्ययन किया है? तो जो ये न्यूज़ है वो क्या है? जो सैनिका झील है जो कि अमेरिका के जो न्यूयॉर्क राज्य है वहाँ पर फिंगर लेक्स का जो एरिया है वहाँ की सबसे गहरी झील मानी जाती है। यहाँ इसकी जो गहराई है वो 600 फीट से अधिक है और सदियों से एक रहस्यमयी जो ध्वनि है उसके लिए यह जानी जाती है, जिन्हें कि सैनिका जो ड्रम है या फिर सैनिका जो गन्स है वो भी कहा जाता है। ये ध्वनियाँ दूर से जो है ऐसी सुनाई देती हैं कि जैसे कोई तोप से गोली निकली हो, या फिर तेज जो नाटकीय धमाके हैं उन जैसी यह सुनाई देती है, जो कि घरों को भी जो है वो हिला सकती है। और जो स्थानीय सैनिका आदिवासी हैं, यानी कि जो सैनिका नेटिव अमेरिकन्स हैं, उनका कहना है कि ये महान आत्माएं हैं, यानी कि ग्रेट जो स्पिरिट हैं वे हैं, जो कि गुस्से का संकेत जो है वो इसको मानते हैं। जबकि जो यूरोपीय हैं उनके बसावट जो करता हैं उन्होंने काल में इन्हें क्रांतिकारी जो युद्ध है उसके भूत के सैनिक जो है वो तलाश से जोड़ा है। तो इसका जो इतिहास या फिर इसको लेकर क्या क्या लोक कथाएं प्रचलित हैं? तो जो प्राचीन में किवंतियाँ हैं, यानी कि जो सैनिका जनजाति है, उनके अनुसार ये ध्वनियाँ योद्धा जो अघाइत था है उनकी कहानी से जुड़ी हैं, जो कि बिजली गिरने से झील में जो है वो गिर गया और महान आत्मा ने इसे श्राप दे दिया। और जो आधुनिक रिपोर्टर हैं उनका कहना है कि 19वीं सदी से जो है यह तर्ज हैं। लेखक जेम्स जो फेनीमोर कपूर हैं, उन्होंने 1850 में अपनी कहानी द लेक गन में इनकी गहरी जो खोखली दूर की जो भव्य ध्वनि है वो इसको बताया, और जो प्रकृति के नियम हैं उनसे यह परे लगती हैं। और जो आवृत्ति हैं उन्होंने ध्वनि अनियमित हो जाती है, लेकिन हाल ही के जो दशक हैं उनमें यह कम हुई हैं, शायद नमक का खनन और जो गैस भंडारण है उसके कारण। तो जो ये बुलबुले कह रहे हैं वो बुलबुले दरअसल हैं क्या, शोधकर्ताओं के अनुसार जानते हैं। तो जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जो ये ध्वनियाँ हैं वास्तव में झील के ढकारे हैं, झील के ढकारों जैसी हो सकती हैं,
लेकिन ये मानव या फिर जो मछलियाँ होती हैं उनकी डकारें नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक जो गैस है, मुख्य रूप से जो मीथेन है, उसके बड़े बुलबुले जो हैं, जो कि झील की तलहटी से ऊपर जब आते हैं तो आते हुए यह फट जाते हैं। और अगर बात करें पुराने सिद्धांतों की, तो 1934 में यूनिवर्सिटी ऑफ जो रोचेस्टर के हरमन फेयरचाइल्ड्स हैं, उन्होंने इसे बलुई जो पत्थर है उससे निकलने वाले प्राकृतिक गैस के जो बुलबुले हैं उनका फटना बताया है। 1971 में हार्बर्ट एंड विलियम्स स्मिथ जो हैं कॉलेज के डॉक्टर विलियम्स हांसबार्ग ने इसे पुष्टि की है। कहा कि कीचड़ और जो चट्टानें हैं उनकी परतों से गैस बुलबुले जो हैं वो बन जाते हैं। और अगर बात करें हालिया अध्ययन की, तो 2025 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जो सनी जो SF हैं, यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड फॉरेस्ट्री, इसके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने झील का जो तल है उस पर हाल ही में खोजे गए जो छिद्र हैं उनका, यानी कि जो पोक मार्क्स हैं उनके कुछ 100 जो फीट चौड़े का अध्ययन किया है। तो न्यूयॉर्क जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल जो कन्वेक्शन है उसने इसे 12,671 जो डॉलर है उसका अनुदान भी दिया है। तो ये हो क्या रहा है, तो जो शोधकर्ता हैं जैसे कि जो प्रोजेक्ट स्पार्क्स हैं उन्होंने पानी के नमूने ले रहे हैं ताकि पता चले कि क्या ये छिद्र मीथेन या फिर जो अन्य रसायन जैसे कि जो क्लोराइड है वो छोड़ रहे हैं, जो कि ध्वनियाँ पैदा करते हैं और पानी की जो गुणवत्ता है वह इससे प्रभावित हो जाती है। तो तुलना देखें तो ये सिंगल दो हैं, जो ये सिंबल बबल इवेंट हैं जो कि अन्य झीलों में सामान्य गैस रिलीज से अलग हैं। झील का जो उच्च क्लोराइड स्तर है, यानी कि जो नमक खनन है, उससे भी इसे जोड़ा जा रहा है। और इससे रिलेटेड जो अन्य संभावनाएं हैं कि कुछ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वायुमंडल या जो उल्टाव है, यानी कि जो इनवर्जन लेयर्स हैं या फिर जो समुद्री भूकंप हैं उनको दोष देते हैं। लेकिन गैस बुलबुले सबसे मजबूत सिद्धांत मछलियों की डकारें जैसे जो फ्रेश वाटर ड्रम मछली की ध्वनियाँ का प्रमाण नहीं मिला है। तो जो अध्ययन है उसकी क्या स्थिति रही है, जो अक्टूबर में जो है, यानी कि अभी हाल ही में जो अध्ययन किया गया है उसमें, तो जो सितंबर 2025 में क्या किया गया था, वहाँ से नमूने लिए गए थे, लेकिन जो विश्लेषण में महीनों जो हैं वो लग गई। और NYT 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार जो परिणाम हैं वो आने में टाइम लगेगा। और अगर बात करें इसके वैश्विक संदर्भ की, तो समान लेक पर्स अन्य जगहों जैसे कि कैमरून की जो झील है न्योस, उन पर घातक हो सकते हैं, लेकिन जो सेनेका है उसमें सुरक्षित हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन्हें जानते हैं। वैसे यानी कि हम जानते हैं कि जो UPSC क्वेश्चन पूछती है वो कैसे पूछती है, वो रिपीट क्वेश्चन नहीं करती। तो ये न्यूज़ जो है वो हाल ही में चर्चा में आई है, तो इससे रिलेटेड तो जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हम अन्य झीलों से रिलेटेड जो है वो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो चलिए जानते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा 2013 का है, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम अफ्रीका की झीलें सूखकर रेगिस्तान में बदल गई हैं। नंबर 1 चाड झील, नंबर 2 विक्टोरिया झील, नंबर 3 वोल्टा झील, नंबर 4 ओगोए झील। तो हमारा जो उत्तर रहने वाला है चाड झील, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे झीलों का सिकुड़ना, गैस उत्सर्जन जैसी जो पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं उनकी हानि से यह जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। 2018 में निम्नलिखित में से कौन सी 2018 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है हाल ही में मानव गतिविधियों के कारण अधिक सिकुड़ गई है या सूख गई है। अरल सागर, चिल्का झील, पेंटालिन झील,
उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा अरल सागर। तो हमारा आज का जो इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 2019 में जीएस पेपर जो 1 होता है उसके अंदर आया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की जो झीलें और नदियां हैं उन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो हम जो है ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 2023 में जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक झील प्रणालियों में जैव भू रासायनिक जो चक्र है उनकी क्या भूमिका है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।